ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं, लेकिन 2025 शुरू हो गया और कुछ लोगों के लिए मेंटल डिसऑर्डर्स को एस्थेटिक समझने वाला ट्रेंड कभी खत्म नहीं होता। ठंड में दिन में 2 बार नहाने वाला खुद को कहता है डूड आई एम सो ओसीडी। नहाने में तो जो शांति से 5 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकता उसको कहते हैं डूड तुझे एडीएचडी है क्या। वो तो ऑटिज्म के सिम्टम्स इनको ठीक से समझ नहीं आते, नहीं तो इसको भी पॉपुलर कर देते। ओके शायद ये भी ट्रेंड में है अब। जो भी है, ऐसे ही ज्यादा मूड स्विंग्स होने पे कैजुअली बाइपोलर बोलेंगे खुद को, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिस्थाइमिया, डिप्रेशन, ये सब इनके लिए हेयर कलर जैसा है। जब जिस बीमारी का टैग सही लगे लगा लो खुद पे और सेल्फ डायग्नोज करना चालू कर दो। डूड आई एम सो कैंसर, आई एम सो डायबिटीज, आई एम सो टीबी, ये तो कोई नहीं बोलता कभी। फिर मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ में ये पागलपन क्यों? पॉप कल्चर और आर्टिस्ट्स ने मेंटल इलनेस को एक मीम जैसा बना दिया है। कभी डिप्रेशन तो कभी लोनलीनेस नॉर्मलाइज होता है। हाँ, उनका इंटेंशन इसको नॉर्मलाइज करने का भले ना हो, शायद नाइहिलिज्म की स्पेलिंग भी जो नहीं बोल पाता ठीक से, उसको भी सैड एब्सर्ड आर्ट बनाना है, दुनिया को दिखाना है अपना मास्टरपीस, क्योंकि वैन गॉग के बाद तो लोग उनको ही याद करेंगे। और हाँ, इंडिया में भी ये उतना ही रेलेवेंट है जितना दुनिया की किसी दूसरी साइड पे है। एक टाइम तो जब बीमारी होने पे लोग छिपाते थे उसको, लेकिन आज के टाइम पे दिमाग की बीमारी को भी लोग फ्लेक्स करने लगे हैं जैसे कि ये एक सुपर पावर हो। अब बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के हर दूसरा इंसान अगर क्लेम करेगा कि उसे मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिनका जीना एक्चुअली मुश्किल हो गया है इन डिसऑर्डर्स की वजह से। अकॉर्डिंग टू WHO, ग्लोबली 280 मिलियन लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, और शायद उनके लिए इसमें कुछ भी कूल नहीं है। हर 4 में से 1 इंसान सोशली आइसोलेटेड फील करता है, और ऑलमोस्ट 15% एडोलेसेंट्स लोनलीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए लोनलीनेस को अब एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट डिक्लेयर किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और फुडान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स कहते हैं कि लोनलीनेस सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी खराब करता है, और इससे ब्रेन वॉल्यूम भी कम होता है। ये सब कैसे इंटरलिंक्ड है, जब तक कोई नहीं समझेगा तब तक सरफेस लेवल प्रॉब्लम्स में ही फंसा रहेगा और इस सर्कस से कभी नहीं निकल पाएगा। गोगो सोशल मीडिया पे पहले से काफ़ी एक्टिव है और उसे हर नई ट्रेंड और न्यूज़ के बारे में पता होता है। हफ्ते में 1 दिन वो कॉलेज जाता है और सोशल लाइफ उसकी ना के बराबर है, लेकिन अब ऑनलाइन रहना उसकी मजबूरी हो गई है क्योंकि वो सारा टाइम बोर्ड रहता है। उसके दिन का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा होता है जब वो कौन देख के मेडिटेशन करता है। एक्चुअली वो कुछ और करना ही नहीं चाहता, और सुबह 4 बजे के पहले उसे नींद नहीं आती। वो अपने दोस्तों को देखता है, कोई IIT में है तो कोई म्यूजिशियन है, और सोचता है कि उसमें और इन लोगों में क्या डिफरेंस है। एक दिन गोगो को यूट्यूब पे एक वीडियो सजेशन दिखता है, साइंस यू हैव ADHD। उस वीडियो में बेसिकली दिखाया है कि अगर तुम थोड़े ओवर एक्टिव हो, एक जगह फोकस नहीं कर पाते ठीक से, कभी कभी हाइपर फोकस करते हो, तो तुम्हें ADHD हो सकता है। और ये एक रेयर कंडीशन है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। गोगो हर एक साइन से रिलेट कर पाता है। उसके लिए एकदम दैट्स सो मी वाला मोमेंट हो जाता है। फिर बाकी काम एल्गोरिदम्स का होता है और वो ADHD और OCD मीम्स वाले कंटेंट होल में फंस जाता है सोशल मीडिया पे। एक हफ्ते में वो खुद को ADHD, OCD, ऑटिज्म और बाइपोलर बोलने लगता है, और ऐसा कंटेंट देख के उसके बिलीव्स और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। गोगो को लगने लगता है कि उसे फाइनली समझ में आ गया है कि वो बाकी लोगों से इतना अलग क्यों है। वो बचपन से थोड़ा अलग था और कोई उसे समझता नहीं है क्योंकि ये सब लोग न्यूरोटिपिकल है। गोगो को अब फाइनली पता चल गया है कि वो ऐसा क्यों है, जैसे उसकी लाइफ को एक मीनिंग मिल गई है।
लेकिन नॉर्मली बीमारी होने पे लोग परेशान होते हैं, डायग्नोज कराते हैं। यहाँ गोगो उल्टा खुश है, जैसे कि उसको नई सुपर पावर्स मिल गई है। वो खुद को एक अलग मिस्टीरियस कैरेक्टर समझने लगता है। वो पहले ही कम सोशलाइज करता था और अब तो उसके पास एक रीजन भी है नहीं करने का। फिर उसे पता चलता है कि महान साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और सेलिब्रिटीज के बीच भी मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। गोगो का अब दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया है और उसका हर डिसीजन उसके मेंटल डिसऑर्डर्स पे बेस होता है। वो सब कुछ अपनी बिलीव्स को सपोर्ट करने के लिए करता है और उसे रीजन मिल गया है कि वो ऐसा क्यों है। एक दिन गोगो कॉलेज में होता है और वो देखता है कि उसके बैग से उसका जर्नल गायब है। वो कंप्लेन करता है उसके प्रोफेसर मिस डीडी को। पता चलता है कि उसका जर्नल गीगी ने चुराया है। गीगी कहती है कि उसे क्लेप्टोमेनिया है, मतलब एक बीमारी जिसमें तुम्हें चीजें चुराने का स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है। उसने वो जर्नल एक नाली में फेंक दिया है। ऐसे ही गीगी एक आर्टिस्ट बनना चाहती है जिसका म्यूजिक सबसे अलग हो, जो आज तक किसी ने नहीं सुना। वो कहती है कि उसे डिस्थाइमिया है, डैडी इश्यूज, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी और पीटीएसडी भी है। उसके म्यूजिक में सबसे यूनिक बात यह है कि वो बहुत सैड है, जिससे इंस्टाग्राम पे 450 लोग काफी रिलेट कर पाते हैं। वो चाह के भी कैची अपबीट म्यूजिक नहीं बना पाती क्योंकि वो उसके सैड कल्चर को सपोर्ट नहीं करता। वो अपने लाइफ के हर एक्सपीरियंस में क्रिएटिविटी ढूंढती है, जैसे गोगो का जर्नल चुरा कर नाली में फेंक देना। इस पे वो एक पूरा एल्बम लिख सकती है। कीगी हर जगह नेगेटिविटी देखती है, गवर्नमेंट में, रिलीजन में, पॉप कल्चर में, इस पूरे सिस्टम में, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन इस सब को चेंज करने के लिए उसने आज तक कुछ नहीं किया। गीगी भी गोगो की तरह खुद को सबसे अलग समझती है, जिसे कोई समझ नहीं पाता। उसका ह्यूमर, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बात करने का तरीका नॉर्मल लोगों से बहुत अलग है। गोगो कहता है कि उसको उसका जर्नल वापस चाहिए, नहीं तो वो गीगी का गिटार तोड़ देगा। मिस डीडी दोनों को कहती है कि फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम सामने हैं और वो ऑलरेडी उनकी क्लास खराब कर चुके हैं। अब उनका पनिशमेंट ये है कि वो एक असाइनमेंट पूरा करेंगे साथ में, नहीं तो उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। असाइनमेंट का टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। ये एक थियरी है जो कहती है कि टेक्नोलॉजी हमारे कल्चर और सोसाइटी को शेप करता है। जैसे स्मार्टफोन की वजह से हम कैसे कम्युनिकेट और सोशल इंटरैक्ट करते हैं, हमारे डेली रूटीन से लेके स्लीप पैटर्न, ये सब बदल चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पॉलिटिकल मूवमेंट्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और हम कैसे न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, इनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मिस डीडी कहती है दोनों को कि वो इस थियरी को डिटेल में पढ़े, पता करे कि इस पे कोई क्रिटिसिज्म है कि नहीं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक रिसर्च पेपर के थ्रू शेयर करे। अगर वो 2 हफ्ते स्मार्टफोन से दूर रहेंगे तो उनके लिए ये असाइनमेंट और इजी होगा करना, और इसके ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। गोगो को बस डिग्री से मतलब है और गीगी को इस नए एक्सपीरियंस से, लेकिन दोनों को ये काम एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगता है। 2 हफ्ते बाद मिस डीडी दोनों को बुलाती है और वो अपना पेपर प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी खुद सोसाइटी को चेंज नहीं करती। ये एक कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी, हमारे डिसीजंस, कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ट्रेंड्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, इस पे किस सिचुएशन में ये यूज़ होते हैं और पावरफुल लोगों के डिसीजंस कैसे होते हैं। बेसिकली ये सब हमारी खुद की चॉइसेस पे बेस्ड होता है और हम पैसिव कंज्यूमर्स नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर वो कहते हैं कि
इन 2 हफ्तों में उनको रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली मेंटल इलनेस कंटेंट से एडिक्टेड थे। इसके चक्कर में वो अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे थे, जैसे खुद के बनाए जेल में कैद थे वो। ये सब शुरू हुआ लोनलीनेस की वजह से, और लोगों से मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना काफी मुश्किल हो रहा था उनके लिए। मिस डीडी कहती है कि आज के टाइम पे इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास कि बोर होना भी मुश्किल है। अगर हम कंपेयर करें इसको अपने बचपन से, जब बोर होने पे हमारे पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं होता था, तब हम एक्चुअली काफ़ी क्रिएटिव हुआ करते थे, क्योंकि बोर्डम से निकलने का वो एक अच्छा सोल्यूशन था। अभी लाइफ बहुत इजी है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं। चैलेंजेस है ही नहीं हमारे पास, सब कुछ सामने अवेलेबल है। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है। पहले चैलेंजेस होने पे हम अपना दिमाग दौड़ाते थे, कुछ ना कुछ करते थे, इंगेज्ड होते थे, सीखते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। मिस डीडी कहती है फिर कि हर इंसान को कभी ना कभी मेंटल इलनेस के साइंस दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको मिस डायग्नोज करने लगते हैं। ऑनलाइन जो भी दिखता है वो मोस्टली सरफेस लेवल होता है, और उसके बेसिस पे कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि किसी को डिसऑर्डर है या नहीं। एक बार ये कहने पे कि तुम्हें एडीएचडी है, तुम फिर वही काम करने लगते हो जो इस बिलीफ को जस्टिफाई करते हैं। तुम अपने पोटेंशियल को लिमिट करके इस लेबल के हिसाब से अपनी लाइफ को जीने लगते हो। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली एक एक करके फेस करना होगा। इनसे भाग के खुद को डिस्ट्रैक्ट करके कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और इसमें हमेशा फंसे रह जाओगे। जो चीज तुम्हें स्ट्रेस दे रही है उसको सॉल्व करो। उसके सिम्टम्स को एनालाइज करके क्या मिलेगा। रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, कम्युनिकेट करो। जॉब में खुश नहीं हो, चेंज करो। खुद को चीप प्लेजर से डिस्ट्रैक्ट मत करो। हमें मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स चाहिए खुश रहने के लिए। लोन वुल्फ बन के कोई खुश नहीं होता। बाहर जाओ, लोगों से IRL बातचीत करो, फ्रेंड्स बनाओ, कम्युनिटीज बनाओ, इंटरैक्ट करो। अगर तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर है तो चेक कराओ किसी प्रोफेशनल से। अगर वो बीमारी है तो इलाज से ठीक होगी। फेस वैल्यू पे चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद करो। फिर मिस डीडी कहती है दोनों को कि वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों भी उसके छोटे भाई की तरह बन जाए, जिसको सीवियर OCD था और वो अब इस दुनिया में नहीं है।